हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक इस वीक में जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी बैंक इंडिया के इंडिया सब क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अशोक हुल्लर, बी के बाला सुब्रमण्यम, सी रघुराम राजन, डी उर्जित पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, के बाला सुब्रमण्यम। देखिए, सिटी बैंक ने के बाला सुब्रमण्यम को इंडिया सब क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वे अशोक हुल्लर का स्थान लेंगे, जिनकी नियुक्ति अब वैश्विक संपत्ति प्रबंधन के सह प्रमुख के रूप में हुई है। बाला सुब्रमण्यम की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी के अधीन है। देखिए, अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 60वां स्थान, बी 75वां स्थान, सी 80वां स्थान, डी 90वां स्थान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 80वां स्थान। देखिए, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 199 पासपोर्टों को उसकी वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल पहुंच के आधार पर रैंक किया गया है। यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के डेटाबेस पर आधारित है और वैश्विक गतिशीलता ग्लोबल मोबिलिटी के रुझानों को दर्शाती है। इस साल सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, जबकि भारत 80वें स्थान पर काबिज है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में सैम नुजोमा का निधन हो गया। वे किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? ए दक्षिण अफ्रीका, बी नामीबिया, सी नाइजीरिया, डी जिम्बाब्वे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नामीबिया। देखिए, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता सैम नुजोमा का 10 फरवरी 2025 को 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1990 में दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 15 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। उन्हें नामीबियन राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनके नेतृत्व में देश में लोकतंत्र, सुलह और स्थिरता की नींव रखी गई। हालांकि उनके कार्यकाल में कुछ विवादास्पद बयान और नीतियां भी देखने को मिली। देखिए, अगला प्रश्न है, पेरिस AI शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता किसने की? ए जो बाइडन और ऋषि सुनक, बी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, सी नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो, डी एलन मस्क और सुंदर पिचई। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो। देखिए, पेरिस में सार्वजनिक कल्याण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर कार्रवाई शिखर सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हो गया है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस उच्च स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। यह वैश्विक AI सम्मेलन दुनिया भर के नेताओं, उद्योग विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर ला रहा है, जिसका उद्देश्य AI के नैतिक, नियामक और जिम्मेदार विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने किस बॉलीवुड अभिनेता का AI संचालित होलोग्राफिक अवतार लॉन्च किया है? ए शाहरुख खान, बी अक्षय कुमार, सी अमिताभ बच्चन, डी रणवीर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन। देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक ने इनकोज स्टूडियोज के सहयोग से अपने ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन का AI संचालित होलोग्राफिक अवतार 5 और शहरों में लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को एक नया और व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय ओवरसीज बैंक IOB ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ए 75वां, बी 80वां, सी 85वां, डी 89वां। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 89वां। देखिए, भारतीय ओवरसीज बैंक IOB 10 फरवरी 2025 को अपना 89वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस अवसर पर बैंक ने स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी और उत्तरदायी बैंकिंग को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। अपने पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को और मजबूत करते हुए IOB ने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCAF पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि जलवायु अनुकूल वित्तीय नीतियों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से बैंक अपने ऋण और निवेश गतिविधियों से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में काम करेगा।
देखिए अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस औषधीय पौधे पर आधारित विशेष अभियान शुरू किया गया है? ए अश्वगंधा, बी गिलोय, सी शतावरी, डी तुलसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी शतावरी। देखिए आयुष मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक प्रजाति विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शतावरी के औषधि लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस पहल का उद्घाटन भी प्रताप राव जाधव स्वतंत्र प्रभार आयुष राज्य मंत्री द्वारा किया गया। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के समग्र विकास के लिए 2047 तक निर्धारित पंचप्रण लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सूडान प्रजाति के इबोला वायरस के खिलाफ पहला नैदानिक टीकाकरण परीक्षण शुरू किया? ए केन्या, बी नाइजीरिया, सी युगांडा, डी दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर ऑप्शन सी युगांडा। देखिए युगांडा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और वैश्विक साझेदारों के सहयोग से सूडान प्रजाति के इबोला वायरस के खिलाफ पहला नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। यह परीक्षण 30 जनवरी को प्रकोप की पुष्टि के केवल 4 दिन बाद शुरू किया गया, जो आपातकालीन स्थिति में टीके के परीक्षण की अभूतपूर्व गति को दर्शाता है। यदि यह सफल होता है तो यह टीका भविष्य में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने और नियामकीय मंजूरी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने का फैसला किया? ए ब्राज़ील, बी जर्मनी, सी अर्जेंटीना, डी फ्रांस। राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्जेंटीना। देखिए अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने की घोषणा की है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इसी तरह के फैसले के बाद हुआ है। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई की सरकार ने WHO की स्वास्थ्य नीतियों, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रबंधन को लेकर गहरी असहमति जताई है। इस निर्णय ने अर्जेंटीना की वैश्विक स्थिति, स्वास्थ्य नीति और WHO की विश्वसनीयता पर प्रभाव को लेकर बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि यह फैसला कांग्रेस की मंजूरी के बिना पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकता और इससे अर्जेंटीना की स्वास्थ्य प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकता है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जोमेटो ने अपना कॉरपोरेट नाम बदलकर क्या रखा है? ए जोमेटो 2.0, बी इटर्नल, सी जोमेटो ग्लोबल, डी फूड हब। राइट आंसर है ऑप्शन बी इटर्नल। देखिए फूड और डिलीवरी दिग्गज जोमेटो ने एक बड़े कारपोरेट रीब्रांडिंग की घोषणा की है, जिसके तहत कंपनी का नाम बदलकर इटर्नल कर दिया गया है। यह बदलाव 6 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा। यह रीब्रांडिंग कंपनी के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। इसमें इसके विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों को एक ही छत्रछाया में लाया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का लक्ष्य 2030 तक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI में कौन से स्थान पर पहुंचना है? ए शीर्ष 10 में, बी शीर्ष 15 में, सी शीर्ष 25 में, डी शीर्ष 30 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी शीर्ष 25 में। देखिए भारत PM गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जैसी पहलों के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में 38वें स्थान पर काबिज भारत का लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 25 देशों में स्थान बनाना है। बढ़ते बुनियादी ढांचे, नीति संचालित सुधारों और मल्टी मॉडल परिवहन की मदद से यह क्षेत्र 2029 तक $484.43 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को GDP के 13 से 14% से घटाकर सिंगल डिजिट में लाना है। देखिए अगला प्रश्न है, सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा बना? ए स्विगी, बी ब्लिंकिट, सी जेप्टो, डी डोमिनोज। राइट आंसर है ऑप्शन सी जेप्टो। देखिए भारतीय क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो ने वैश्विक स्तर पर फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया। सेंसर टावर की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जेप्टो ने KFC और डोमिनोज जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया, जबकि MC डोनाल्ड्स पहले स्थान पर रहा। यह उपलब्धि भारत के तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स सेक्टर को दर्शाती है, जहां ब्लिंकिट, जोमेटो और स्विगी भी शीर्ष 10 में शामिल है। जेप्टो की सफलता का श्रेय 2024 की दूसरी छमाही में 300%
ग्रोथ और बाय नाउ पे लेटर फीचर को जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए समझौता किया? ए ब्राजील, बी निकारागुआ, सी श्रीलंका, डी रूस। राइट आंसर है ऑप्शन बी निकारागुआ। देखिए भारत और निकारागुआ ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता मंगलवार को निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में भारतीय राजदूत सुमित सेठ और निकारागुआ के विदेश मंत्री वाल्ड्रैक जेटशंके के बीच हुआ। इस सहयोग का उद्देश्य निकारागुआ में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को विकसित करना है, जिससे स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष और स्पष्ट लाभ मिल सके। देखिए अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या रखा? ए गल्फ ऑफ यूएस, बी अमेरिकन गल्फ, सी गल्फ ऑफ अमेरिका, डी ट्रंप गल्फ। राइट आंसर ऑप्शन सी गल्फ ऑफ अमेरिका। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में मान्यता दी है, जो कि पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से जाना जाता था। यह निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद लिया गया, जिससे अमेरिका की संप्रभुता और पहचान को और मजबूत करने का संदेश दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, 2024 में हरित भवन प्रमाणन में भारत की रैंकिंग क्या रही? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। राइट आंसर ऑप्शन सी तीसरा। देखिए भारत ने एक बार फिर यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें दुनिया के सबसे अधिक एलईडी प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग वाले देश और क्षेत्र शामिल हैं। भारत में 2024 में 370 परियोजनाओं को एलईडी प्रमाणन मिला है, जो 8.50 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है। यह उपलब्धि टिकाऊ निर्माण और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत और मिस्र के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किस राज्य में हो रहा है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन ए राजस्थान। देखिए भारत और मिस्र के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य सहयोग आज संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 2025 के शुभारंभ के साथ शुरू हुआ। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है और 14 दिन तक चलेगा। इनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना और विशेष बलों की अंतर संचालनीयता इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार करना है। साथ ही रेगिस्तानी परिस्थितियों में सैन्य अभियानों की दक्षता बढ़ाना है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा उत्पाद में 2025 में कितने करोड़ रुपए का नया रिकॉर्ड बना? ए 1 लाख करोड़ रुपए, बी 1.27 लाख करोड़ रुपए, सी 2 लाख करोड़ रुपए, डी 75,000 करोड़ रुपए। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1.27 लाख करोड़ रुपए। देखिए भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जहां घरेलू रक्षा उत्पाद 1.27 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। यह उपलब्धि भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और वैश्विक रक्षा निर्माण परिदृश्य में बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह घोषणा एरो इंडिया 2025 शो से पहले की, जो कल बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। यह एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी कार्यक्रम है, जो न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा, बल्कि अगली पीढ़ी को नवाचार और रक्षा क्षेत्र में योगदान देने के लिए भी प्रेरित करेगा। देखिए अगला प्रश्न है, 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में भारत का कौन सा स्थान है? ए 80वां, बी 90वां, सी 96वां, डी 100वां। राइट आंसर है ऑप्शन सी 96वां। देखिए भारत एक गंभीर वैश्विक चुनौती बना हुआ है, जो शासन, लोकतंत्र और विकास को प्रभावित करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2024 में भारत 180 देशों में से 96वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 38 है। यह 2023 के 39 और 2022 के 40वें स्कोर से कम है। सीपीआई सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर को 0, जो कि अत्यधिक भ्रष्ट को दिखाता है, से 100, जो कि बिल्कुल स्वच्छ को दिखाता है, के पैमाने पर मापता है। देखिए अगला प्रश्न है, 39वें राष्ट्रीय खेलों 2027 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ए असम, बी मेघालय, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। राइट आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन
मेघालय में फरवरी से मार्च 2027 में किया जाएगा। IOA अध्यक्ष PT ऊषा ने इस निर्णय की जानकारी मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को दी, जो पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगले मेजबान के रूप में मेघालय को उत्तराखंड के हल्द्वानी में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह के दौरान IOA ध्वज सौंपा जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 फरवरी 2025 को येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में भारत की प्रमुख एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी है, जो भारत की रक्षा तकनीक, एरोस्पेस नवाचार और वैश्विक सहयोग को प्रदर्शित करने का एक प्रमुख मंच है। देखिए अगला प्रश्न है, HAL के प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नया नाम क्या रखा गया है? ए तेजस, बी यशस, सी अर्जुन, डी ध्रुव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यशस। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अपने प्रमुख जेट ट्रेनिंग विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नाम बदलकर यशस कर दिया है। यह बदलाव व्यापक सुधारों के बाद किया गया है, जिससे विमान की उड़ान विशेषताओं में सुधार हुआ है। एरो इंडिया 2025 में आयोजित नामकरण समारोह HAL के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह विमान अगले चरण के पायलट प्रशिक्षण और संचालन के लिए तैयार है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने फरवरी 2025 में ई-नेम प्लेटफॉर्म में कितनी नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया? ए 5, बी 8, सी 10, डी 12। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10। देखिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नेम के दायरे का विस्तार करते हुए 10 नई कृषि वस्तुओं को व्यापार के लिए जोड़ा है। इस नए समावेश के साथ ई-नेम प्लेटफॉर्म पर कुल 231 वस्तुएं सूचीबद्ध हो गई हैं। यह पहल किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने और व्यापार प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से की गई है। देखिए अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2025 में बैड गर्ल फिल्म ने कौन सा पुरस्कार जीता? ए गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बी ऑस्कर अवार्ड, सी नेटपैक अवार्ड, डी बाफ्टा अवार्ड। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेटपैक अवार्ड। देखिए वर्षा भरत के निर्देशन में बनी पहली फिल्म बैड गर्ल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2025 में प्रतिष्ठित नेटपैक पुरस्कार जीता है। यह फिल्म प्रसिद्ध फिल्मकार अनुराग कश्यप और वेट्रीमारन द्वारा प्रस्तुत की गई है। शुरुआत में फिल्म को अपने साहसिक विषयों के कारण मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन अब इसे आलोचकों से सराहना मिल रही है। इस सम्मान के साथ बैड गर्ल उन प्रतिष्ठित भारतीय फिल्मों की सूची में शामिल हो गई है जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है, जैसे नासिर 2019, नौकर की कमीज 1999 और विधेयन 1995। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS ने हाल ही में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? ए 50वीं, बी 60वीं, सी 75वीं, डी 100वीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 75वीं। देखिए भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS की 75वीं वर्षगांठ विज्ञान भवन नई दिल्ली में धूमधाम से मनाई। यह कार्यक्रम साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, डेटा आधारित प्रशासन और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को जोड़ने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया। देखिए अगला प्रश्न है, विकसित भारत @2047 नीति आयोग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए मुंबई, बी सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली। देखिए नीति आयोग ने 6 फरवरी 2025 को विकसित भारत @2047 अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी और विधि को सशक्त बनाना शीर्षक से एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दीर्घकालीन रणनीति पर चर्चा करना था। प्रमुख विषयों में आर्थिक सुधार, वैश्विक साझेदारी, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानूनी ढांचा और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर विचार विमर्श किया गया। देखिए अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2014 में, बी 2015 में, सी 2016 में, डी 2017 में।
राइट आंसर है ऑप्शन बी 2015 में। देखिए, भारत में लिंग असमानताओं और घटते बाल लिंगानुपात को सुधारने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना शुरू की गई थी। इस योजना के उद्देश्य को साकार करने के लिए ओडिशा सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जो किशोरियों को सशक्त बनाने, बाल विवाह रोकने और शिक्षा और आत्मरक्षा कौशल को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये पहल विभिन्न जिलों में लागू की गई है और इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि लड़कियों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण तैयार किया जा सके। देखिए, अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी गांधीनगर, डी काठमांडू। राइट आंसर ऑप्शन सी गांधीनगर। देखिए, अगला प्रश्न है, चमन अरोड़ा को मरणोपरांत उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है? ए एक होर अश्वत्थामा, बी कालजयी कहानियाँ, सी डोगरी दर्शन, डी युगांत। राइट आंसर ऑप्शन ए एक होर अश्वत्थामा। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 डोगरी भाषा मरणोपरांत चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए प्रदान किया जाएगा। देखिए, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में 7 से 11 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। यह सम्मेलन बिम्स्टेक देशों के युवा नेताओं को एक मंच पर लाकर सहयोग, नवाचार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 8 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड की युवाओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना है। इसे भारत सरकार की युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्य विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य फोकस युवा नेतृत्व वाली पहलों, नेतृत्व चर्चाओं और सतत विकास लक्ष्यों पर रहेगा। यह पुस्तक लघु कहानियों का संग्रह है, जिसे 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया। प्रतिष्ठित पुरस्कार को चमन अरोड़ा के परिवार के सदस्य या नामित व्यक्ति को 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में सौंपा जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 15 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितने करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं? ए 50.25 करोड़, बी 52.30 करोड़, सी 54.58 करोड़, डी 56.10 करोड़। राइट आंसर ऑप्शन सी 54.58 करोड़। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 15 जनवरी 2025 तक एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 54.58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस उपलब्धि को और अधिक उल्लेखनीय बनाता है कि इन खातों में से 55.7% खाताधारक महिलाएं हैं। यह योजना विशेष रूप से हाशिए पर मौजूद समुदायों और महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है। अगस्त 2014 में शुरू हुई इस योजना ने केवल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच देने से आगे बढ़कर सरकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और डिजिटल लेन देन की नींव रखी है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग्ड रेडर किस क्षेत्र में आयोजित किया गया? ए पश्चिमी थिएटर, बी उत्तरी थिएटर, सी पूर्वी थिएटर, डी दक्षिणी थिएटर। राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्वी थिएटर। देखिए, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने विंग्ड रेडर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस रणनीतिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विशेष हवाई अभियानों को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना था। यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण परिचालन क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिससे तेजी से तैनाती क्षमताओं और अंतर सेवा तालमेल को सुधारने में मदद मिली। देखिए, अगला प्रश्न है, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड RCPL ने हाल ही में किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर नामक स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक लॉन्च किया है? ए सचिन तेंदुलकर, बी मुथैया मुरलीधरन, सी महिला जयवर्धने, डी राहुल द्रविड़। राइट आंसर है ऑप्शन बी मुथैया मुरलीधरन। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की FMCG शाखा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड RCPL ने स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक सेगमेंट में कदम रखते हुए अपना नया ब्रांड स्पिनर लॉन्च किया है। यह पेय विशेष रूप से श्रीलंकाई क्रिकेट दिग्गज मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से विकसित किया गया। 10 रुपये में 150 मिलीलीटर की बोतल उपलब्ध होने के कारण स्पिनर अन्य प्रतिस्पर्धियों जैसे गेटोरेड,
और पावर एड की तुलना में अधिक किफ़ायती है। ब्रांड की योजना आईपीएल टीमों के साथ साझेदारी कर अपनी पहुंच बढ़ाने की है और अगले 3 वर्षों में $1 बिलियन का स्पोर्ट्स बेवरेज बाजार बनने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए अगला प्रश्न है, श्रीलंका के किस अनुभवी क्रिकेटर ने अपने 100वें टेस्ट के बाद संन्यास की घोषणा की है? ए एंजेलो मैथ्यूज, बी दिमुथ करुणारत्ने, सी लसिथ मलिंगा, डी उपुल थरंगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी दिमुथ करुणारत्ने। देखिए श्रीलंका के पूर्व कप्तान और अनुभवी सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने ने अपने 100वें टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। गॉल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए इस मैच में उन्होंने 36 और 14 रन बनाए, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से जीतकर 2 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने उनके उत्कृष्ट करियर और नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके योगदान को विशेष रूप से उल्लेखनीय बताया। करुणारत्ने ने 7,222 टेस्ट रन और 16 शतक के साथ श्रीलंका के सबसे सफल टेस्ट सलामी बल्लेबाजों में से एक के रूप में संन्यास ले रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है, असम 24 फरवरी 2025 को किस नृत्य शैली का सबसे बड़ा महोत्सव आयोजित करने जा रहा है? ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी झूमर, डी बिहू। राइट आंसर है ऑप्शन सी झूमर। देखिए असम 24 फरवरी 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन आयोजित करने के लिए तैयार है। यह आयोजन एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन के तहत होगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि इस ऐतिहासिक अवसर की शोभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ाएंगे। असम इस कार्यक्रम में 7,500 से अधिक नृत्यकारों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। यह आयोजन असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के साथ साथ वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने का एक प्रमुख मंच भी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने जीआई टैग प्राप्त चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया कोड विकसित किया है? ए एचएसएन कोड, बी क्यूआर कोड, सी आईएसआई कोड, डी बीएसआई कोड। राइट आंसर ऑप्शन ए एचएसएन कोड। देखिए भारत सरकार ने भौगोलिक संकेत जीआई प्राप्त चावल की किस्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एचएसएन कोड विकसित करने की पहल की है। व्यापार विश्लेषकों का कहना है कि यह दुनिया में पहली बार है कि जीआई मान्यता प्राप्त चावल के लिए एचएस कोड पेश किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।